वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज जो है हम सीआईबी के सेकंड पेपर बीएफएम का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे विच इज़ बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव्स क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क मींस जो आपको ऐसे हम इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे कोई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जिसकी वजह से जो रिस्क हो रहा है फॉरेक्स को फॉरेन करेंसी के वजह से या फॉरेन एक्सचेंज करते टाइम यूज़ करते टाइम, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट्स हैं ये आपको उस रिस्क से बचाएंगे जो अकर होते हैं उस मतलब इस जो हम ये यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स की बात करेंगे वो फॉरेक्स के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब रिस्क क्या है? रिस्क देखिए, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कुछ इवेंट्स तो ऐसे होते हैं जो हमें पता है कि हाँ ठीक है अकर होंगे, और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, एकदम से अकर हो जाते हैं और आपको उसको हैंडल करने में होता है। तो हमको कोई मार्जिन ऐसे लेके चलना होता है ना कि ठीक है चलिए जो पता है उनके लिए तो हमने कोई रिस्क का सॉल्यूशन निकाल लिया, बट मे बी देयर आर सम रिस्क जिसका आपका सॉल्यूशन नहीं पता, एकदम से अकर हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो उस केसेस में क्या होगा? लॉस बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो आपको कुछ ऐसे हम डेरिवेटिव्स लेके चलेंगे जिसकी वजह से या तो वो रिस्क न्यूट्रलाइज हो जाएगा या फिर वो रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको उतना लॉस नहीं होगा जितना एकदम से हो, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया ना, कवर अप हो जाएगा थोड़ा सा लॉस आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ये हमने बताई थी डेरिवेटिव्स होते हैं। अब डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस हैं, स्वैप्स हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स हैं, फ्यूचर्स हैं, है ना। हम मैंने बताया था ना आपको कि हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कर लेते हैं कि आगे रेट घट जाए बढ़ जाए आपका वही रेट रहना है। इसमें लॉस भी हो जाता है कभी कभी, मान लीजिए आगे चल के रेट बढ़ गए तो आपको लॉस हुआ ना, लेकिन वही चीज़ है ना कि रिस्क तो फिर भी मिटिगेट कर देता है ना आपका, कि अगर मान लीजिए ठीक है आगे जाके रेट्स डाउन हो गए तो एटलीस्ट आपको वो रेट्स मिले जो आप चाहते थे, तो वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो काफ़ी सारा ऑप्शंस है डेरिवेटिव्स के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, पहले हम रिस्क देख लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में रिस्क कौन से होते हैं। देखिए, एक एक्सचेंज रेट का रिस्क होता है। एक्सचेंज रिस्क क्या होते हैं? इसमें जैसे मान लीजिए आपने कोई भी फॉरेन एक्सचेंज होल्ड कर रखे हैं, चाहे पेबल है चाहे रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, जब आप उनको करेंसी में कन्वर्ट करते हो, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो या फॉरेन करेंसी से होम करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मान लीजिए आपने जब खरीदा था तो एक्सचेंज रेट कुछ चल रहा था, लेकिन जब आप उसको कन्वर्जन कर रहे हो तो एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, है ना। या फिर और भी चीज़ें होती हैं कि खरीदते टाइम आप उनको क्विकली करना होता है, आप जैसे पर 4 सेकेंड्स में या फॉर 4 मिली सेकेंड्स में आपका जो एक्सचेंज रेट है ना वो अप डाउन करते हैं। अब मान लीजिए आपने देखा कि 1.25 चल रहा है, ठीक है, आपने सोचा हाँ कि यार रेट सही है मैं परचेज कर लेता हूँ। अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा मतलब थोड़ा डिले करा या करते टाइम आपको उतनी स्पीड नहीं हुआ तो क्या होगा ना, हो सकता है मे बी वो 1 से 1.50 हो जाए या फिर 1% ही बचे, तो 1 मतलब 1 की फॉर्म में बचे, तो वो चीज़ एक हो जाती है। ठीक है ना, वो हमको ध्यान रखना होगा कि ऐसा हमारे साथ ना हो, तो वो एक्सचेंज रिस्क होते हैं। ठीक है, अब एक्सचेंज रिस्क भी क्या होता है ना, 3 टाइप से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं एक्सचेंज रिस्क? 3 टाइप में। एक तो होता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में क्या होते हैं कि आपके नॉर्मल टाइप के बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपके जो भी करेंसी वगैरह है जब आप उनको होम करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो जो रिस्क अकर होता है उसका हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है? ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ठीक है, ट्रांसलेशन एक्सपोजर में क्या होता है, मान लीजिए कोई फर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, आपने कोई ट्रांजैक्शन को, ठीक है, उस करेंसी का जो भी उस टाइम रेट चल रहा था आपने कर लिया। अब क्या हुआ, मान लीजिए फाइनेंशियल एंड आ रहा है, अब आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए जैसे ऐसे समझिए आपने कुछ फॉरेन करेंसीज में कुछ शेयर्स खरीद लिए या फिर कोई बॉन्ड खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया। ठीक है, अब जब अकाउंटिंग पीरियड का फाइनेंशियल एंड होगा तो आपको उसको सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिवैल्यू करना पड़ेगा ना, कि अपनी करेंसी में एक चार्ट बनाते हैं, हम सीए को देते हैं, सब सीए उससे निकालता है कि हमारे कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज़ है, कितना क्या अकाउंटिंग का क्या रेशियो रहा। तो उस टाइम पे रिवैल्यू करते टाइम अगर वो रेट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, जो रेट चल रहा है आपका रिवैल्यू में रेट चेंज हो गया है, जो भी रहा, मतलब उसके मतलब रिवैल्यूएशन में आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के रेट्स चेंज हो गया, वो सब वैल्यूज चेंज होगी, तो फिर वो एक आपका ट्रांसलेशन एक्सपोजर हो गया ना। मतलब आपका पहले कुछ था, आपने फॉरेन करेंसी में रखा हुआ था कि हमारा ये चल रहा है, लेकिन जब आपने लास्ट पीरियड में आके उसको ट्रांसलेट किया कि हाँ इतना हमारा बन रहा है तो वो चेंज हो गया, तो वो चीज़ होती है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, आपने बुकिंग करते टाइम जो निकाला था कॉस्ट, एक नॉमिनल कॉस्ट निकाला था,
ठीक है, जम्पशन किया था, या जो भी नॉमिनल कॉस्ट निकाली थी वो आपकी नेट कॉस्ट से जो आपका एक्चुअल कॉस्ट था उससे डिफर कर जाए, तो वो ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो दे रखा है वो है ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ऑपरेटिंग एक्सपोजर्स क्या होते हैं, इसमें मतलब वैसा फॉरेन एक्सचेंज से कोई लेना देना वैसे वाला टाइप से नहीं। इसमें क्या होता है ऑपरेटिंग एक्सपोजर्स में कि आपने ऑपरेट्स वगैरह ऐसे किए जिसकी कुछ मतलब अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये, जिसकी वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज के बेसिस में ना रिस्क आ जाता है। मतलब मान लीजिए आपका कोई भी है मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, अगर आपने बहुत महंगी महंगी इस्तेमाल करी इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो इक्विपमेंट हैं, ठीक है, इसका प्राइस बढ़ गया, पर अगर कोई दूसरी कंपनी उसी चीज़ को सस्ते प्राइस में, थोड़ा सा लो क्वालिटी होगा लेकिन मे भी उतनी ही क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ते प्रोडक्ट यूज़ करके बना के देता है, तो आप ऑब्वियसली चीज़ें उसकी तरफ जाएंगे जो सस्ते में सेम क्वालिटी दे रहा है ना, राइट। तो वो चीज़ ऑपरेटिंग एक्सपोजर हो जाता है कि ऑपरेट करते टाइम आपको एक्सपोजर हो रहा है। सेटलमेंट रिस्क सेकंड टाइप का है हमारा। अभी हमने ये सारे जो पढ़े थे वो एक्सचेंज रिस्क थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो है सेटलमेंट रिस्क। ठीक है, सेटलमेंट में क्या होता है, दो टाइप से होता है, प्री सेटलमेंट एंड सेटलमेंट। ठीक है, मतलब प्री सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट रिस्क होता है। तो ठीक है, प्री सेटलमेंट रिस्क क्या हो गया, मान लीजिए आपका सेटलमेंट होने से पहले के जो रिस्क है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है प्री सेटलमेंट रिस्क। ठीक है, इसमें क्या होगा, काउंटर पार्टी बैंकरप्ट हो सकती है, मामले मतलब कोई डील चल रही है, जो आपकी काउंटर पार्टी है वो बैंकरप्ट हो गई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अब मान लीजिए और भी बहुत से रिस्क होते हैं कि मैच्योरिटी से पहले कुछ हो जाए, या फिर सेटलमेंट नहीं हो पाया उससे पहले ही कंपनी ना अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ लॉज ऐसे आ जाते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बना दिया, अभी वही सेटलमेंट हमारा हुआ, ठीक है, हम इतना पे करेंगे, बाद में इतना करेंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ रूल बना दिए, आपका डील तो हो गई थी पहले ही, लेकिन आप सेटलमेंट करने जा रहे हो, उस टाइम से पहले ही रूल आ गया और आप नहीं कर सकते, तो वो चीज़ काफ़ी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब हमारा क्या होता है सेटलमेंट रिस्क। इसमें क्या होता है, सेटलमेंट जो टाइम जोन और टू करेंसी के बीच में डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से रिस्क होता है। ठीक है ना, सेटलमेंट रिस्क। मान लीजिए आपने कहा कि हम इतने बजे करेंगे, इतना आपको पता है इस टाइम इतना रेट चल रहा है, लेकिन जैसे आपने करना शुरू किया और करेंसी के जो रेट्स हैं उनमें डिफरेंस आ गया, या फिर बहुत से रीजंस रहते हैं कि करते टाइम सेटलमेंट करते टाइम वैल्यूज चेंज हो जाएं, ठीक है, तो वो सब सेटलमेंट रिस्क में आता है। ठीक है, हर स्टेट रिस्क भी बोलते हैं इसको, टेम्पोरल रिस्क भी बोलते हैं सेटलमेंट रिस्क को। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या हुआ कि आपके मान लीजिए आप तो कोई आप कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और जो उसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है, मान लीजिए आपने एक बॉन्ड लिया था जो $1000 का था, ठीक है, आप उसको एनकैश कराना चाहते हो, आपने दिया, अब उनके पास करेंटली मतलब अब सामने आपको तुरंत देने के लिए $1000 नहीं है, तो वो लिक्विडिटी रिस्क हो जाता है कि मतलब जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसके एक एवरेज रेशियो में आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। या मान लीजिए जिनके पास $5000 थे और 3-5-6 कस्टमर्स आ गए जिनका 500-1000 करके था, तो वो कस्टमर्स डील करेंगे, लेकिन अगर आपका अमाउंट खत्म हो जाएगा, तो अगर आपके उसके बाद ₹500 का कोई आ गया, तो वो फंडिंग है नहीं आपके पास, तो वो लिक्विडिटी रिस्क में आता है। ठीक है ना, इसको लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। लास्ट टाइम लिक्विडिटी रिस्क ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे लिक्विडिटी रिस्क से रिलेटेड, एडजस्टमेंट मैनेजमेंट कैसे क्या हो रहा है, बहुत काफ़ी क्वेश्चन लास्ट से अभी के पेपर में। ठीक है, अब लिक्विडिटी रिस्क में क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क जो होती है वो लायबिलिटीज ड्रेन कर लेती है बैंक से, मतलब जो आपका जो बैंक से जो फंडिंग है, बैंक के पास जो होल्ड में लिक्विडिटी होता है उसको बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन करता है। ठीक है ना, अब क्या हो गया, देखिए अब इसमें ये लिखा है कि प्रोटेक्ट कैसे करेंगे लिक्विडिटी रिस्क के, इसमें ये बता रहा है कि बैंक्स क्या करेंगे, प्रोफाइल मिसमैच जो हो रही है उसकी मैच्योरिटीज़ को कंट्रोल और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बीच की उसकी मैच्योरिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब देखिए कंट्री रिस्क और सॉवरेन रिस्क। अब कंट्री रिस्क क्या हो गया, मान लीजिए कि आपने काउंटर पार्टी को कोई फॉरेन करेंसी दी हुई है, ठीक है, तो इसमें कंट्री रिस्क और सॉवरेन रिस्क में क्या आता है कि आपके जो रीजन और रिस्क हैं वो अपनी कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है ना, कोई लॉ आ गया, अब उसकी वजह से आपका जो डील है वो बीच में अटक गया, तो वो कंट्री रिस्क में ही तो आएगा। ठीक है, सॉवरेन रिस्क क्या होता है, वो लार्ज होता है, इसमें मतलब क्या होता है गवर्नमेंट इटसेल्फ, देखिए क्या लिखा है,
sovereign risk is larger when the counterparty is in foreign government itself as on an agency and enjoys sovereign immunity under the law with no legal recourse to other party, right? मीन्स क्या हुआ कि मान लीजिए कि वो ऐसी मान लीजिए आपने किसी से डील की, सेटलमेंट डील की, लेकिन अगर वो उसको ब्रेक करता है और आप उस पर लॉ इम्पोज करना चाहते हो, या आपने जो भी अपना BC LC वगैरह बनाया है उनको इम्पोज करने जा रहे हो, और वो बोल देता है मैं तो इस कंट्री की इम्यूनिटी के प्रोटेक्शन में हूँ और ये चीज़ नहीं हो सकती, तो आप कुछ नहीं कर सकते अगर उस कंट्री का ऐसा सोवरेन बना हो। तो वो सब चीज़ें भी हमारे रिस्क में होती है और हम उसको कैलकुलेट करके ही चलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या हो गया, इसको गैप रिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप पेपर में बहुत देखोगे, गैप रिस्क का जो है ना, ये आप पेपर में बहुत नाम देखोगे इसको, ठीक है। अब ये किस वजह से होगा, जैसे मान लीजिए आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्क है उनमें बहुत ज़्यादा बार बार से फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। जब फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ जाता है ना मूवमेंट में इंटरेस्ट रेट के, तो उसको हम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल या इंटरेस्ट रेट रिस्क में कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में क्या होता है, देखिए वन लाइन्स हैं कि कौन कौन से रिस्क होते हैं, एक लाइन पढ़ते चल रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा इसमें है नहीं कि बहुत डिटेल में जाके हम पढ़ाएंगे, इतना डिटेल में पेपर में भी नहीं आता है, ठीक है। अब ऑपरेशनल रिस्क क्या हुआ, वही मैंने बताया था कि जो इन्फॉर्मेशंस हैं या जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं या ह्यूमन एरर्स हैं, तो ये सब उनकी वजह से ना ऑपरेशनल रिस्क होता है, ठीक है। लीगल रिस्क क्या हुआ, लीगल रिस्क हो गया कि आपने जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, मान लीजिए आप माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो माइनर एक तरीके से लीगली ऑथराइज नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर वो उससे आप कॉन्ट्रैक्ट फिर भी किसी भी वजह से करना पड़ रहा है, तो फिर आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपने उनसे सारे फॉर्म्स लिए हुए हैं, अप्रूवल जिन जिन से तो सब लिए हुए हैं, तो वही चीज़ है कि मतलब लीगल रिस्क है। मीन्स क्या हुआ कि आप एक ऐसी पार्टी के साथ अपना वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं जिस पार्टी के मतलब लीगल बाउंडेशन में नहीं है वो, मतलब आप उस पर एनफोर्स नहीं कर सकते कोई भी लॉ, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं था उस कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ हमारी लीगल रिस्क के अंदर आती है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, ये इतना है नहीं कोई कि इसमें डिटेल्स में जाएं। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स है। ये देखिए कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं, ठीक है ना, ये कुछ हमें गाइडलाइंस दे रखे हैं कि RBI हैज इंस्टीट्यूट इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस बना रखे हैं फॉर फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस विच कवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डीलिंग रूम ऑपरेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डीलर्स एंड ब्रोकर्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क, ठीक है। ये गाइडलाइंस है RBI की, इसने इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस बना रखी हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और क्या है, बाकी तो इतना कुछ है नहीं। चलिए ICG के अंदर जो फॉरेक्स ऑपरेशन के लिए है वो देख लेते हैं। एक है आपका ओवरनाइट लिमिट। ओवरनाइट लिमिट क्या होती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओपन पोजीशन और एक्सपोजर ऑफ ए बैंक ऑन की ओवरनाइट व्हेन मार्केट इज टाइम और क्लोज्ड, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, ओवरनाइट लिमिट वो होती है ओवरनाइट लिमिट वो होती है जिसमें क्या होता है ना, एक बैंक या जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसको ये एक दिया जाता है एक्सपोजर कि मान लीजिए टाइम जोन की वजह से अगर आपका क्लोज है कुछ भी है, तो इतना आपके पास होना चाहिए ओवरनाइट पोजीशन में आपके पास जो अमाउंट है, ठीक है। डे लाइट लिमिट क्या होती है, डे लाइट लिमिट हमेशा ओवरनाइट लिमिट से ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, दिन के टाइम पे कस्टमर की जो भी नीड्स हैं, जो भी ट्रेडिंग ऑपरेशंस हैं, उनको कवर किया जाता है। अब गैप लिमिट क्या है, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो एक्सपोजर आपका बैंक में हो रहा है मंथली, उसको हम जो बैंक रखा हुआ है उसको हम गैप लिमिट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब गैप लिमिट हो गई। गैप लिमिट के बाद है काउंटर पार्टी लिमिट। काउंटर पार्टी लिमिट क्या हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट जो भी एक्सपोज करने के लिए डायरेक्टली आप पर्टिकुलरली काउंटर पार्टी लिमिट में डाल दिया, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट जो भी डाल सकते हैं वो काउंटर पार्टी लिमिट में डाल दिया। कंट्री रिस्क क्या हुआ, एक सिंगल कंट्री को एक्सपोजर की वजह से रिस्क हो रहा है। अब देखिए ये क्या लिखा है, डीलर लिमिट्स। अब डीलर लिमिट्स क्या होती हैं, डीलर लिमिट्स होता है कि एक मैक्सिमम अमाउंट जो एक डीलर उसको एक्सपोजर से एक्सप्लोज कर रहा है, ठीक है, किस पे, ड्यूरिंग ऑपरेशन के टाइम पे, तो वो हमारा डीलर लिमिट के अंदर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस लिमिट। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी, जैसे शेयर मार्केट के थ्रू लेते हैं, आपने वहाँ पे देखा होगा स्टॉप लॉस लिमिट। इसमें कहता है आपने शेयर्स लिए 5000 की, ठीक है। आपने कहा कि हाँ ये आगे चल के इसका प्राइस बढ़ जाएगा, हम 6000 में बेचेंगे, ठीक है। आपके थोड़ा प्राइस बढ़ा, 5050 हुआ, तब तक इसमें जो है ना कि आपका डाउनवर्ड्स जाने लगा, जो आपका ग्राफ बनेगा, जो भी लॉस होगा वो डाउनवर्ड्स जाने लगेगा। अब इसमें क्या हुआ, डाउनवर्ड्स तो चला गया, लेकिन एक लिमिट होगी ना जितना हम लॉस झेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाए, हम जीरो झेल लेंगे, माइनस में चला जाए माइनस करेंगे, नहीं,
हम एक पर्टिकुलर एक लिमिट बना लेते हैं, अगर उस लिमिट से पहुंचा तो हम उसको फिर मान लेते हैं कि ठीक है लिमिट इसने क्रॉस कर ली, ये फिर हम हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, उसको हटा देंगे, तो स्टॉप लॉस लिमिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क क्या होता है, किसी भी जैसे आप जब डील कर रहे हो तो मैक्सिमम अमाउंट जो होता है जिसको एक्सपोजर होता है उसको हम सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं। ठीक है, डील साइज लिमिट क्या होती है, जैसे कि एक हाईएस्ट अमाउंट होता है जिसके लिए डील कंप्लीट हो सकती है, उसको हम बोलते हैं डील साइज लिमिट बोलते हैं। ठीक है, अब मिटिगेशन ऑफ सेटलमेंट रिस्क, मिटिगेशन कैसे करेंगे, कैसे कम करेंगे, तो इसमें देखो क्या दिया है, सेवरल आर्गुमेंट्स दिए हैं। सेटलमेंट रिस्क कैसे कर रहा है, इट केज ए लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज कॉल्ड सेटलमेंट गारंटी फंड। ठीक है, ये क्या करेगा, जितने आपके सेटलमेंट रिस्क के अंदर आ रहे हैं उन सबको कवर अप करके एक लार्ज पूल रिसोर्सेज कॉल्ड सेटलमेंट ग्रेच्युटी फंड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डिफॉल्टर्स और जो भी पासपेट्स हैं उनको पकड़ेगा। ठीक है, CCIL क्या है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन एन इंस्टीट्यूट क्रिएटेड एज द पर्पस ऑफ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट इन रुपीज CBLO गिल्ड्स एंड इंस्टेंट फॉर। ठीक है, मतलब CCIL क्या हुआ कि आपका जो सेटलमेंट है जो भी चल रहा है उसको सेटल करके आपको सारे जो भी इसके आइटम्स हैं जैसे रिवॉर्स CBLO गिल्ड्स एंड इंस्टेंट फॉर वो सब इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, अब क्लियरिंग ऑपरेशन हो गया, तो देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, बस इतना ही था। देखिए ये लास्ट में लाइन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि फॉर इंटर बैंक फॉरेक्स सेटलमेंट इट हैंडल्स यूएसडी INR डील सेटलमेंट विद नेटेड अमाउंट्स बीइंग पेड रिसीव टू फ्रॉम द पार्टिसिपेट बैंक। ठीक है, मतलब इंटर बैंक में वो सेटलमेंट कर रहे हो और आपने जो आपका अमाउंट है USD INR में उसमें जो चेंजेस किए हैं, तो USD INR आपको पता है कि जो भी सेटलमेंट हो रहा है वो अमाउंट से करके आपको पोस्ट पार्टिसिपेंट बैंक वो भी हम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई सजेशन देना है वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।